इस भयंकर जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। रूस यूक्रेन जंग अब पोलैंड होते हुए रोमानिया तक पहुंच चुकी है। रोमानिया का दावा है कि रूस ने अपने ड्रोन से रोमानिया पर एक तरह से हमला ही कर दिया है। उधर नेटो देश रोमानिया को लेकर ऐलान कर चुके हैं कि अब वक्त आ चुका है कि हम सीधे सीधे रूस से जंग में आमने सामने का मुकाबला करें। तब ऐसे में सवाल उठने लगे कि पुतिन आखिर यूक्रेन के साथ पोलैंड और रोमानिया से जंग आखिर करना क्यों चाहते हैं? आखिर रूस का डबल युद्ध प्लान है क्यों? ट्रंप का ऐलान, जंग में उतरा नेटो, पोलैंड के बाद रोमानिया पर हमला। रूस यूक्रेन जंग में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। पहले नेटो देश पोलैंड में 20 रूसी ड्रोन्स ने धावा बोला और अब दावा किया जा रहा है कि नेटो देश रोमानिया में रूसी ड्रोन ने 10 किलोमीटर अंदर तक घुसकर रोमानिया समेत सभी नेटो देशों में खौफ पैदा कर दिया है। अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक पलटी मारते हुए नेटो को पुतिन के हाथों मरवाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक कहा है कि रूस के खिलाफ नेटो जंग में उतर रहा है और अब अमेरिका तभी नेटो की मदद करेगा जब नेटो देश पूरी तरह से रूस से तेल लेना बंद कर दे। यानी ट्रंप ने एक तरह से यूक्रेन युद्ध से पल्ला झाड़ लिया है और इसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन का युद्ध साबित कर दिया है। इधर दूसरी तरफ नेटो की तैयारी और रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों से तिलमिलाए पुतिन ने बिना चेतावनी यूक्रेन से सटे रोमानिया और बेलारूस से सटे पोलैंड पर एक तरह से हमले शुरू कर दिए हैं। आप पुतिन के खौफनाक हमलों और इरादों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने हाईवे पर अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों को हमले के लिए उतार दिया है। रूस के एक हाईवे पर हमला करने के लिए तैनात रूस के इस्कंदर मिसाइल ने पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। इधर जेलेंस्की ने डंके की चोट पर दावा कर दिया है कि रूस ने नेटो देश पोलैंड पर हमले शुरू कर दिए हैं और अगर अभी भी नेटो ने रूस के खिलाफ खुलकर मोर्चा नहीं खोला तो फिर रूस एक एक करके नेटो देशों को तबाह कर देगा। पोलैंड के बाद रोमानिया पर हमला, पुतिन की नेटो से खुली जंग। रूस यूक्रेन जंग अब रूस और नेटो जंग हो चुकी है। हम आपको पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पे कहां सबसे बड़ा हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में 300 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, जबकि पूर्वी यूक्रेन के खार्किव पर लगभग 11 क्रूज मिसाइलों से रूसी सेना ने हमले किए हैं। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी पर एक बार फिर से रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं, जिससे भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। अब आप ये जान लीजिए रूस ने यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड और रोमानिया पर एक तरह से हमले क्यों शुरू कर दिए हैं और रोमानिया ने रूसी ड्रोन को लेकर क्या दावा किया है। आप इस वीडियो ग्राफिक से पूरा माजरा समझ लीजिए कि कैसे रूस अब रोमानिया में ड्रोन भेजकर पूरे नेटो को युद्ध के लिए खुलकर ललकार रहा है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस का एक ड्रोन रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुस आया। रूस के इस जंगी पैतरे के बाद रोमानिया ने तुरंत अपने F-16 लड़ाकू विमान हवा में भेज दिए और लगभग 50 मिनट तक ड्रोन का पीछा किया। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 14 सितंबर 2025 को देर रात ड्रोन की घुसपैठ का पता लगाया और 2 F-16 लड़ाकू विमानों के साथ साथ 2 यूरोफाइटर्स जो कि रोमानिया में जर्मन वायु पुलिस मिशन का हिस्सा हैं, उनको भेजा गया। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि लड़ाकू विमानों ने ड्रोन का तब तक पीछा किया जब तक कि वो रोमानियाई गांव चिलिया वेचे के पास रडार से गायब नहीं हो गया। रोमानिया के रक्षा मंत्री इयोनूत मोस्टेनू ने कहा कि F-16 के पायलट देश के हवाई क्षेत्र से बाहर निकलने से पहले ही ड्रोन को मार गिराने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन तब रूसी ड्रोन बचकर निकल गया।
रोमानिया के रक्षा मंत्री इयोनुट मोस्टेरू ने निजी टेलीविजन स्टेशन एंटेना 3 पर यह सनसनीखेज दावा किया है। रोमानिया जो यूरोपीय संघ और नेटो का एक देश है और इसकी यूक्रेन के साथ 650 किलोमीटर लंबी सीमा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से बार बार रूसी ड्रोन के टुकड़े रोमानिया पर गिर रहे हैं। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि डेटा से पता चलता है कि ड्रोन रोमानियाई क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर तक घुस आया था और लगभग 50 मिनट तक नेटो के हवाई क्षेत्र में रहा। पहली बार रूसी ड्रोन ने आक्रामक तरीके से रोमानिया में ड्रोन भेजकर तहलका मचा दिया है। Ніхто в світі просто не має стільки ракет, щоб збивати всі різні види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, якою вона не була, просто не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів, навіть якщо це 100 тисяч доларів. Це просто неможливо. दूसरी तरफ रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर ज़पाद 2025 सैन्य युद्धाभ्यास से यूक्रेन से सटे नेटो देशों में खौफ पैदा कर दिया है। खास तौर से यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया ज़पाद 2025 सैन्य युद्धाभ्यास को देखकर खौफ में आ चुके हैं। रूस और बेलारूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़पाड 2025 शुरू किया है, जिसमें परमाणु क्षमता वाली आर्सेनिक मिसाइलों को भी शामिल किया गया है। यह अभ्यास बाल्टिक और बैरेंट सागर में हो रहा है, जिसका उद्देश्य सेना और क्षेत्रीय कमांड के बीच समन्वय को मजबूत करना है। रूस बेलारूस के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के कारण नेटो देश अलर्ट पर है और अपनी सीमाओं पर अलग अलग युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इनमें 10 उत्तरी यूरोपीय नेटो देशों का टेरिसिस 25 और लिथुआनिया का थंडर स्ट्राइक अभ्यास शामिल है। पोलैंड ने भी आयरन डिफेंडर 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें 30,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन रूस के आक्रामक ज़पाद 2025 सैन्य युद्धाभ्यास की तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि युद्धाभ्यास नहीं बल्कि बड़े हमले से पहले की तैयारियां हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने देश की सरकारी मीडिया तास द्वारा जारी एक बयान में कहा कि ज़पाड 2025 या वेस्ट 2025 नामक यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस वर्ष के संयुक्त प्रशिक्षण के अंतिम चरण में है। 16 सितंबर तक चलने वाला ये अभ्यास बेलारूस, रूस, बाल्टिक सागर और बैरेंट्स सागर में रूस की पकड़ को बेहद मजबूत कर देगा। Перечислять не буду, если вы представляете телеканал «Звезда», вы знаете названия этих группировок и направления их боевой работы. Как на это реагирует противник. Режим взаимодействия автономный. रूस ने 14 सितंबर बैरेंट सागर में एक लक्ष्य पर ज़िरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागी है। और बेलारूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के तहत सुखोई Su-34 सुपरसोनिक लड़ाकू बमवर्षकों ने हमले किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बेलारूस के साथ रूस का ज़पाड 2025 या पश्चिम संयुक्त रणनीतिक अभ्यास 10 सितंबर को शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य रूस या बेलारूस पर हमले की स्थिति में सैन्य कमान और समन्वय को बेहतर बनाना है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने उत्तरी बेड़े के एडमिरल गोलोवको फ्रिगेट द्वारा बैरेंट सागर में एक लक्ष्य पर ज़िरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जाने का फुटेज जारी किया। फुटेज में फ्रिगेट से एक मिसाइल को दागते हुए दिखाया गया और वहीं रूस के सुखोई Su-34 की पायलट टीम ने जमीनी ठिकानों पर जमकर बमबारी की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2019 में कहा था कि ज़िरकोन ध्वनि की गति से 9 गुना तेज गति से उड़ सकता है और समुद्र और जमीन पर 1000 किलोमीटर यानी 600 मील से ज्यादा की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। रूसी मीडिया सूत्रों का कहना है कि रूस में 3M22 ज़िरकोन और नेटो में SSM-33 के नाम से जानी जाने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है और इसका वॉरहेड भार लगभग 300 से 400 किलोग्राम है। इंटरफैक्ट समाचार एजेंसी के मुताबिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस रूसी MiG-31 लड़ाकू विमानों ने कोहराम मचा दिया है। ज़पाड 2025 सैन्य अभ्यास के तहत बैरेंट्स सागर के ऊपर 4 घंटे तक रूसी लड़ाकू जेट MiG-31 उड़ान भरते रहे, जिसमें हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किंजल लगी हुई थी।
किंजल, जिसका रूसी में अर्थ खंजर होता है, एक हवा से प्रक्षेपित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस पहले भी यूक्रेन के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। रूस ने जेपर्ड 2025 अभ्यास में हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का परीक्षण किया। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 10 गुना तेजी से उड़ सकती है, जिससे इसे रोकना लगभग असंभव है। रूस और बेलारूस ने पश्चिमी गठबंधन के साथ बढ़ते तनाव के बीच 13 सितंबर को भी नेटो देशों के पास जमकर बम और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। पोलैंड की सीमा के समीप इस युद्धाभ्यास की तस्वीरों को देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे पोलैंड पर हमला शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक, टैंक, तोप, लड़ाकू विमान, रॉकेट ब्रिगेड इसमें भाग ले रहे हैं। Ми запропонували нашу допомогу, тому що Петріоти Польщі в боротьбі з шахедами не допоможуть. І нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет, передусім. 50-60 ракет сьогодні виробляє Сполучені Штати Америки, головний виробник в світі, цих ракет на місяць. Коли у нас б'ють 500-800 шахедів на день, зрозуміло, що Петріоти не проти дронів. Петріот 2-3 мільйона ракета, дрон, шахет або герань тощо до $100 тисяч. Тобто таким проти цього не воюють. रूस पर प्रतिबंध की ट्रंप शर्त, रूस से तेल बंद करो नेटो। इधर दूसरी तरफ भीषण होती जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो के सामने ऐसी शर्त रख दी है कि नेटो अब जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। यानी अगर ट्रंप की नेटो ने नहीं मानी तो अमेरिका युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन जंग बाइडेन की जंग है, मेरी नहीं। जरा देखिए ट्रंप ने नेटो के सामने क्या शर्त रख दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 सितंबर को सभी नेटो देशों को ओपन लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्थिक प्रतिबंध एक शर्त के साथ लगाने की बात कही गई है। ट्रंप ने कहा कि ये प्रतिबंध तभी होंगे जब सभी नेटो देश एक साथ रूस से तेल की खरीद बंद कर दें और समान कार्रवाई शुरू करें। उन्होंने लिखा है कि कुछ नेटो सदस्यों द्वारा रूस से तेल खरीदना चौंकाने वाला है, क्योंकि ये अलायंस की वार्ता क्षमता और रूस पर दबाव बनाने की शक्ति को कमजोर करता है। ट्रंप ने सुझाव दिया है कि नेटो देशों को चीन के खिलाफ 50 से 100 प्रतिबंधित टैरिफ लगाने चाहिए, विशेष रूप से उन वस्तुओं पर जो चीन रूसी पेट्रोलियम खरीदता है। ये टैरिफ रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद वापस लिए जा सकते हैं। ट्रंप ये मानते हैं कि चीन ने रूस पर काफी प्रभाव रख रखा है और ये टैरिफ उसके इस प्रभाव को कम कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि ये उनका युद्ध नहीं है। अगर वे राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। उन्होंने इस युद्ध को बाइडेन और जेलेंस्की का युद्ध माना है। उन्होंने ये भी लिखा कि पिछले सप्ताह अकेले 7,118 लोग यूक्रेन युद्ध में मारे गए हैं। ट्रंप ने अपील की है कि सभी नेटो देशों को मिलकर रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए, तभी रूस पर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। Тем более, что мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. हमले को तैयार 40,000 सैनिक, बेलारूस बॉर्डर पर कोहराम। पोलैंड और रूसी मीडिया के मुताबिक पोलैंड अपनी पूर्वी सीमा पर 40,000 सैनिकों को तैनात कर रहा है। पोलैंड ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रूस और बेलारूस द्वारा आयोजित होने वाले जेपर्ड 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास बेलारूस सीमा पर हो रहा है। पोलैंड को डर है कि कहीं जेपर्ड 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास के बहाने रूस हमला न कर दे, इसलिए पोलैंड अपनी सीमा बेलारूस के साथ बंद कर रहा है। ट्रंप के दोस्त ने उतारे यूक्रेन में भाड़े के लड़ाके। लगातार रूसी खूनी हमलों ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ कर रख दी है। हालात यह है कि यूक्रेन तमाम कोशिशों के बावजूद रूस का सामना नहीं कर पा रहा है। इधर जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है
उसके बाद यूक्रेन युद्ध और ज्यादा खूनी हो चुका है। इसके पीछे ट्रंप की वो चाल भी सामने आई है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। खबर है कि ट्रंप के बेहद करीबी दोस्त ने भाड़े के सैनिकों को रूस के खिलाफ जंग में उतार दिया है। दावों के मुताबिक इस वक्त रूस के खिलाफ यूक्रेन में ब्लैक वाटर के संस्थापक और डोनाल्ड ट्रंप के गहरे दोस्त एरिक प्रिंस यूक्रेन में अपनी प्राइवेट सेना को उतार चुके हैं। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर अपने महंगे आक्रमण के लिए भाड़े के सैनिकों को उतारा था, जिसमें रूस का बदनाम वैगनर ग्रुप सबसे ऊपर था। खबर है कि रूस ने भाड़े के सैनिक एशिया और अफ्रीका के तीसरे देशों से बुलाना शुरू कर दिया है, जिसमें से सैकड़ों को मोर्चे पर भेज दिया गया है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि रूस नेटो देशों पर हमले तेज कर रहा है और नेटो अभी भी रूस पर बड़ा हमला करने से पहले अमेरिका का मुंह ताक रहा है। कतर में अब एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और इजराइल की एयर स्ट्राइक को लेकर के पूरा अरब वर्ल्ड अब आग बबूला है और इस आग में इजराइल के झुलसने का खतरा डोनाल्ड ट्रंप को सताने लगा है। इसीलिए ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री को फौरन इजराइल भेजा है। लेकिन नेतन्याहू ने तनाव खत्म करने की जगह कुछ ऐसा कर दिया है जिससे अरब देशों में ट्रंप की अब बहुत भारी बेइज्जती हो सकती है। 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे ही गाजा में और धमाके देखिए। गाजा में मेड इन अमेरिका बम सब कुछ तबाह कर रहा है। पूरी दुनिया खामोशी से इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी देख रही है। तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री को इजराइल भेजा है। मार्को रूबियो और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग में बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि सितंबर 2025 के अंदर कई वॉर जोन में बहुत बड़ी तबाही के संकेत मिल चुके हैं। नेतन्याहू के युद्ध ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा तनाव दे दिया है। गाजा में आए दिन धमाके देखने वाली दुनिया को कतर में हुए इजरायली हमले ने चौंका दिया है। हालात ऐसे बने कि इजरायली एयर स्ट्राइक ने अमेरिका के अरब वर्ल्ड वाले समीकरण भी बिगाड़ दिए हैं। कतर और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और अब इस सबसे अमीर अरब देश ने इलाके के बाकी देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी है। कतर को छोटा सा देश समझकर हमला करने वाले नेतन्याहू को पछताना पड़ सकता है, क्योंकि कतर ना तो यमन है, ना ही लेबनान और ना ही सीरिया की तरह उसे पीटा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर के बीच करीबी संबंध है और कतर पर हुए हमले ने ट्रंप को भी ऊपरी तौर पर ही सही लेकिन झकझोर कर रख दिया है। अब ट्रंप की टेंशन की बड़ी वजह क्या है वो समझिए। कतर की राजधानी दोहा में अरब और इस्लामिक देशों की एक मीटिंग होने जा रही है। 9 सितंबर को हुए इजरायली अटैक के बाद कतर बहुत ज्यादा आक्रामक है। हमास को मारने वाला इजरायली मिशन फेल तो हो गया, लेकिन इजराइल के हमले ने कतर को बहुत गहरी चोट दी है। इजराइल के एयर स्ट्राइक ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको बेचैन कर दिया है और अब कतर के तेवर बता रहे हैं कि वो इजराइल के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलने जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद दोहा का दौरा कर चुके हैं। यह दौरा कतर पर इजरायली हमले के फौरन बाद हुआ। यूएई के राष्ट्रपति को एयरपोर्ट पर लेने खुद कतर के अमीर आए। मुश्किल के वक्त दूसरे अरब देश का ऐसा साथ मिलना कतर को बड़ी हिम्मत दे रहा है। इस दौरे ने एंटी इजराइल मोर्चे के खड़ा होने के पहले संकेत दिए हैं। अरब देशों के बीच जो कुछ चल रहा है उसकी सुगबुगाहट अमेरिका को हो चुकी है और इसीलिए अब एंटी इजराइल अरब फ्रंट बनते हुए नजर आने लगा है। बदले की आग में जल रहे कतर ने अब अपनी ताकत का इजहार करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो सभी अरब और इस्लामिक देशों को एक साथ लेकर एक बड़ा ऐलान करने जा रहा है।
क्या दोहा में होने वाली मीटिंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा तनाव में है और इसीलिए उन्होंने अपने विदेश मंत्री को इजराइल भेजा है? Well, I'm not thrilled. I'm not thrilled about it. I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this: we want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today. I'll be giving a full statement tomorrow, but I would tell you this: I was very unhappy about it. Very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. ट्रंप को आगाह करने के लिए इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है। तेल अवीव में हजारों लोग लगातार जुट रहे हैं। इस प्रदर्शन में नेतन्याहू के लिए एक मैसेज ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है। इस पर लिखा है कि नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप को धोखा देना बंद कीजिए। जाहिर है कि इजराइल अब तक गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और उसको निर्णायक जीत अभी तक नहीं मिली है। गाजा में नेतन्याहू के ग्राउंड ऑपरेशन ने इजराइल के अंदर और तनाव फैला दिया है। सबको लग रहा है कि हमास के कब्जे में जो बाकी बंधक बचे हैं वो भी नेतन्याहू के मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से मारे जाएंगे। फिलहाल नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका यह है कि कतर पर हुए हमले में इजरायली एयरफोर्स को कामयाबी नहीं मिली। इसीलिए नया युद्ध भड़काने को लेकर नेतन्याहू इजराइल में भी कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। सवाल है कि क्या कतर में हुई इजरायली एयर स्ट्राइक नेतन्याहू की सोची समझी रणनीति थी या फिर बेचैनी में उठाया गया कदम? कतर की राजधानी दोहा, मंगलवार का दिन दोपहर के 3:45 बज रहे हैं। अचानक जोरदार धमाके होते हैं। गाजा, यमन, लेबनान, सीरिया और ईरान से भी बड़ा हमला है ये। निशाने पर हमास के लीडर थे, लेकिन हमला सबसे अमीर अरब देश पर हुआ, सबसे पावरफुल डिप्लोमेटिक फोर्स पर हुआ। कतर में हुए इस धमाके ने पूरे अरब वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। ईरान, यमन और लेबनान से लड़ने के बाद अब इजराइल के टारगेट पर पूरा अरब वर्ल्ड आ गया है। कतर पर एयर स्ट्राइक करके इजराइल ने बता दिया है कि वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए संप्रभुता नाम के बैरिकेड को भी तोड़ डालेगा। यानी अब हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजराइल उन देशों पर भी हमले से परहेज नहीं करेगा जो अभी तक इस युद्ध से दूर रहे हैं। क्या कतर पर हुआ इजरायली वायुसेना का हमला इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड का युद्ध भड़काने जा रहा है? क्या कतर के बाद इजराइल तुर्की पर भी हमला करेगा? क्या इस्तांबुल पर एयर स्ट्राइक होगी? क्योंकि हमास के नेता तुर्की में भी रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि हमास को पूरी तरह मिटाने के लिए वो हर कदम उठाएंगे, फिर चाहे जमीन कोई भी हो, कहीं भी हो। कतर में हुए इस हमले के टारगेट पर थे हमास चीफ खलील अल हैया, लेकिन इस हमले में वो बाल बाल बच गए। हालांकि 6 लोगों की इस हमले में मौत हुई है। बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्या कतर में हमले के बाद हमास के नेता खुद को यहां पर महफूज समझेंगे? क्या नेतन्याहू दोबारा ऐसा हमला नहीं कर सकते? दोहा में हमास के लीडर्स पर हमला हुआ, लेकिन इजरायली अटैक में जिन लोगों की जान गई उनके जनाजे पर कतर के अमीर भी पहुंचे और कसम खाई कि कतर इस चोट को नहीं भूलेगा। कतर ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल का हमला उसे मध्यस्थता करने से नहीं रोकेगा, यानी हमास से डील करना जारी रहेगा। और इसीलिए अब इजराइल के सामने कतर नाम का दुश्मन भी तैयार हो चुका है। الوساطة في الدبلوماسية القطرية هي جزء من هذه الهوية وستستمر، ولن يثنينا أي شيء عن الاستمرار في هذا الدور في كافة القضايا المختلفة حولنا في المنطقة، وصولا لاستقرار المنطقة، وصولا لاستقرار شعوبنا في النهاية. क्या कतर इजराइल के हमलों को लेकर खामोश रहेगा या वो भी वैसे ही जवाब देगा जैसे ईरान ने इजराइल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार दिया है?
तेल अवीव और हाइफा में गिरती हुई ईरान की मिसाइल देखिए। 13 जून को तेहरान पर इजराइल के हमले के बाद शुरू हुई इस जंग में ईरान ने इजराइल पर 600 मिसाइल दागी थी। इजराइल के कई शहरों का यही हाल हुआ था। फिर 12 दिन बाद अमेरिका के दखल से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ। क्या कतर ऐसा ही जवाब देने की ताकत रखता है? आर्थिक रूप से सबसे मजबूत अरब देश कहा जाने वाला कतर है तो बहुत छोटा सा मुल्क, लेकिन हथियारों के मामले में ये सबसे बेहतरीन वेपन सिस्टम से लैस है। कतर के पास 36 रफाल फाइटर जेट हैं। कतर के पास 24 यूरोफाइटर टाइफून जेट हैं। कतर के पास 37 F-15 ईगल लड़ाकू विमान भी हैं। और ये ताकत कतर को अरब देशों में सबसे मजबूत एयरफोर्स भी बनाती है। लेकिन सवाल वही है कि क्या कतर इजराइल को जवाब देगा या फिर वो शुरुआती रिएक्शन के बाद खामोश बैठ जाएगा। इजराइल ने हमला करके दिखा दिया है कि उसके दुश्मनों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अब इजराइल के एक्शन ने तुर्की के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि तुर्की भी हमास के बड़े मददगार देशों में शामिल है। दोहा में वो जगह देखिए जहां इजराइल ने बम गिराए। मेड इन अमेरिका बंकर बस्टर बमों ने इस इमारत का क्या हाल किया है। यहीं पर हमास के वो अधिकारी थे जो कतर में गजा युद्ध विराम पर डील के लिए बात कर रहे थे। एक बार फिर सवाल कि ईरान, यमन और लेबनान से लड़ने के बाद अब इजराइल के टारगेट पर पूरा अरब वर्ल्ड आ गया है और अब इस युद्ध में बाकी अरब देश भी कूदेंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि वो कतर के साथ खड़ा है और कतर के लिए वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। ورح نرفض وندين الاعتداءات السلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهة هذا العدوان واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك. इजराइल ने वहां हमला किया है जो सबसे अमीर अरब देश है, जो सबसे प्रभावशाली अरब देश है, जो गैस उत्पादन में बड़ा खिलाड़ी है और फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के बाद पूरी दुनिया में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मनवा चुका है। इस चमक धमक और पावरफुल डिप्लोमेसी को इजराइल के हमले ने बड़ी चोट दी है। यह अरब के गुरूर को चकनाचूर करने जैसा है। इसलिए पूरा अरब वर्ल्ड नाम के लिए ही सही इस वक्त कतर के साथ शाना बशाना खड़ा नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल को बहुत ही खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने की हर हद पार कर दी है। इससे पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में साफ लग रहा है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच अब्राहम एकॉर्ड की सभी उम्मीदें खत्म हो सकती हैं, जबकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि इजराइल के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक गजा में युद्ध खत्म नहीं हो जाता। लेकिन अब कतर में धमाकों ने रियाद में सबको अलर्ट कर दिया है। लेकिन इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड वाली संधि करने वाले यूएई ने भी इजराइल की आलोचना की है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वो कतर के साथ खड़ा है। इजराइल के हमले को यूएई ने विश्वासघाती बताया है। कुवैत ने भी कहा कि कतर पर इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है और इससे पूरे पश्चिम एशिया में आग लग सकती है। जॉर्डन, जिसके साथ इजराइल के डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, उसने भी कहा कि वो कतर के साथ खड़ा है और कतर जो भी कदम उठाएगा वो उसका समर्थन करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि कतर में धमाकों वाले मिशन को अंजाम देकर इजराइल ने पूरे अरब वर्ल्ड की एकजुटता को टेस्ट कर लिया है। क्या हमास को टारगेट करके किए गए धमाकों का अरबी गुरूर मजबूती से जवाब देगा या कुछ दिनों के तनाव के बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा? कतर पर इजराइल का हमला इसलिए पूरे अरब वर्ल्ड का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ऐसे ही हमले के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया था। दुनिया ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का पहला संस्करण 13 अप्रैल 2024 को देखा था, जब ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए 170 ड्रोन और 30 मिसाइल इजराइल पर फायर की थी। और ईरान ने ऐसा दूतावास पर हमले के 13 दिन बाद किया था। इसके बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का दूसरा पार्ट 1 अक्टूबर 2024 को देखा गया, जब ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मर्डर का बदला लिया।
31 जुलाई 2024 को हानिया को तेहरान में ही मारा गया था, जबकि हसन नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने 27 सितंबर को बेरूत में बमबारी की थी। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। इसके बाद जून में हुई जंग से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, जब अली खामनेई ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा दौर शुरू करके बता दिया था कि पूरे पश्चिम एशिया में इजराइल को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी ताकत ईरान है। 13 जून को इजराइल के हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान थी। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था, क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना ना तो इजराइल के बस की बात है और ना ही अमेरिका के। 12 दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा और अब इन्हीं हमलों से सीखते हुए ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब डबल ताकत के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अजीज नासिरजादे के मुताबिक ईरान की मिसाइल पावर 2 गुना बढ़ा दी गई है। ईरान को लेकर बड़ी खबर इजराइल के मीडिया में छप रही है। खबर यह है कि ईरान ने अब दूसरे देशों में हथियार की फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी है, हालांकि किस देश में इसका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उभर रहा है कि कतर के बाद क्या अगला नंबर तुर्की का है, क्योंकि कतर पर हुआ हमला सिर्फ अरब वर्ल्ड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला अटैक है। इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल ज़मीर ने 31 अगस्त को कहा था कि विदेशों में मौजूद हमास के नेता भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और इजराइल उन्हें भी निशाना जरूर बनाएगा।